फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने BRBL के मॉड्यूल ए को क्विकली रिवाइज करेंगे। ये क्विक रिवीजन सेशन आपको एग्जामिनेशन में 1 घंटे में या 40 मिनट में एक मॉड्यूल को रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्विक रिवीजन सेशन को पहले यूनिट के साथ। पहला यूनिट है हमारा लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, बैंकिंग भारतीय बैंक जो है 2 एक्ट से गवर्न होती है। एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरी RBI एक्ट 1934। RBI दोस्तों, RBI के पास पावर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है कि ओपनिंग ऑफ बैंक से लेकर वाइंडिंग अप तक कंट्रोल करने का। उसके बाद दोस्तों RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दिया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड RBI एक्ट। दोस्तों, जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं वो सभी बैंकों के लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसका एप्लीकेबिलिटी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है कि वो स्टेटरी कॉर्पोरेशन है या बैंकिंग कंपनीज है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके बाद दोस्तों बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो बैंकिंग का डेफिनेशन जो का मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टिंग और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक। दोस्तों, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपने वीडियो लेक्चर में। बैंक कैन रिफ्यूज, बैंक जो है किसी डिपॉजिट के एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज भी कर सकती है जिससे उसे डिज़ायरेबल नहीं देखा जाता है, और जो वैसे जो KYC कंप्लाइंट नहीं है वहाँ पे बैंक रिफ्यूज भी कर सकती है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी से भी पैसा ले ले, KYC कंप्लाइंट कस्टमर से ही पैसा लिया जाता है। डिपॉजिट जो है सेक्शन 49A में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन बैंकिंग कंपनीज के अलावा, रिजर्व बैंक के अलावा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा या किसी भी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में फर्म हो या ऐसा पर्सन नोटिफाइड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वही ऑथराइज है चेक के द्वारा डिपॉजिट विड्रॉ करने का। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 49A में लिखा हुआ है कि बैंक के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसको चेक से विड्रॉ किया जा सके। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ सेविंग बैंक के स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा रन किए जाते हैं जिनको इस प्रोविजन से एग्जाम्पशन दिया गया है। दोस्तों, ये हमारा रिवीजन सेशन है तो हम लोग फास्टली चल रहे हैं। उसके बाद बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। तो दोस्तों कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, कुछ फर्म्स हैं, कुछ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है पब्लिक के जो कि दोस्तों पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। और ये जो एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा वो RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है NBFC's रूल डायरेक्शन 1998 में। उसके बाद दोस्तों लाइसेंस के बारे में बात करें, सेक्शन 22 याद कीजिएगा, लाइसेंस के बारे में है। उसके बाद हर एक बैंक को ये बैंक वर्ड यूज़ करना है, हर एक बैंकिंग कंपनी को एक बैंक वर्ड यूज़ करना है। सेक्शन 7 में कहा गया है कोई भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता, केवल बैंक ही ऐसे यूज़ कर सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जो PS प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, तो इनको ये एक्सेप्शन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों परमिटेड बिजनेस के बारे में बात किए थे कि इसके अंदर डीलिंग इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राइंग, एक्सेप्टिंग, बाइंग, सेलिंग, ये सभी बिजनेस परमिटेड होते हैं। लैंडिंग, एडवांसिंग ऑफ मनी या तो सिक्योरिटी के या बिना सिक्योरिटी के। उसके बाद दोस्तों मैंने प्रोहिबिटेड ऑफ बिजनेस के बारे में बताया था कि सेक्शन 8 आपको बताता है कि बैंकिंग कंपनीज को किन किस बिजनेस से प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती या ट्रेडिंग रिस्क नहीं ले सकती या किसी गुड्स को बाई करना, सेल करना, बार्टर करना, ये सभी चीज़ को प्रोहिबिशन दिया गया है। उसके बाद बैंक जो है सिक्योरिटी को रियलाइज़ करेगी जो कि उसे मिला है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो उसको मिला है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कॉन्सर्न के बारे में बताया था। कॉन्सर्न में दोस्तों भारतीय बैंक जो होती है वो 3 कैटेगरी में होती है: बड़ी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्पेशल स्टेटस, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल स्टेट इनैक्टमेंट। दोस्तों लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने CIB 2023 के पेड प्लान के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली आप जो इस तरह के PDF देख रहे हैं, यदि आपको इस तरह के PDF का कंटेंट चाहिए तो आपको हमारा पेड कोर्स में इनरोल होना पड़ेगा। हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट के लिए अपने पेड कोर्स लॉन्च किए हैं, इलेक्टिव पेपर HRM, और इसमें आपको यूनिट वाइज थ्योरी, यूनिट वाइज वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, थ्योरी वीडियोज़ सभी कुछ मिलेगा। और इसका कॉस्ट है ₹799 फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट एंड ₹449 फॉर इलेक्टिव, और PDF का कॉस्ट है ₹299 पर सब्जेक्ट। यदि आप इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब दोस्तों बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक SBI को छोड़कर। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं बिना SBI के वो गवर्न होते हैं बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980। सेक्शन 3 ये जो दोनों एक्ट है, इसके सेक्शन 3 में कहा गया है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे नेशनलाइज हो, ठीक है, नेशनलाइज ऑफ द सेंट्रल बैंक कंपनीज, उन्हें
इस एक्ट के अंदर बनाया गया है। एसबीआई का बात करें तो एसबीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एसबीआई एक्ट 1955 के अंदर, जिसमें सात बैंक थे एसबीआई के, 7 सब्सिडीज थे, ठीक है। और दोस्तों आरआरबी की बात करें, आरआरबी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया आरआरबी एक्ट 1976 के अंतर्गत। ये बैंक गवर्न होते हैं, स्टेटस जो कि इसके अंदर क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे माइक्रो स्मॉल बैंक है, और ये सभी कॉन्स्टिट्यूट किए गए सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। तो ये सब पता होना चाहिए कौन से एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। उसके बाद दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानकारी होना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, जो कि ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस को कंडक्ट करता है, लेकिन इसको स्टैब्लिश किया गया है कोऑपरेटिव बेसिस पे। इसका हिस्ट्री जो है डेट बैक करता है कि 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक का। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने समझाया था अपने वीडियो लेक्चर में। उसके बाद दोस्तों यदि कोई कोऑपरेटिव बैंक एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट हो रही है तो सेंट्रल एक्ट लगता है, यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है, और बाकी केस उसमें स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है। आरबीआई के बारे में बताया था, आरबीआई को इनेक्ट किया गया था 1934 में। उसके बाद दोस्तों आरबीआई का फंक्शन के बारे में बताया था दोस्तों। सेक्शन 18 जो है हमारा ये, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, सेक्शन 42 सीआरआर से रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 42 में ये लिखा है कि कैश रिजर्व ऑफ स्केड्यूल बैंक टू बी केप्ट बाय आरबीआई, यानी स्केड्यूल बैंक का जो कैश रिजर्व है वो आरबीआई के पास रखना है। और सेक्शन 18 में लिखा हुआ है दोस्तों डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ बिल एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, ये डिस्काउंटिंग का हो सकता है, ये सेक्शन 18 में लिखा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इसके अंदर एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद दोस्तों 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, हर एक लोकल बोर्ड से होते हैं। और उसके अलावा 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये आरबीआई जो है वो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करती है। उसके बाद दोस्तों लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के कारण क्या होता है कि वैसा सिचुएशन, जैसे मान लीजिए एक बैंक रन का सिचुएशन आ गया तो वहाँ पे इंटरवीन करना ये आरबीआई का काम है। फिर दोस्तों उसका मैंने एग्जांपल समझाया था कि जो लिमिट ऑफ नेट ऑन फंड है, ठीक है, उसे इन्हांस कर दिया गया 100 करोड़ से, 2 करोड़ था पहले, उसे इन्हांस कर दिया गया 100 करोड़ में। उसके बाद एनबीएफसीज के बहुत सारे कैटेगरी को नोटिफाई किया गया बेस्ड ऑन देयर नेट ऑन फंड, ठीक है, जो उसमें बहुत सारा सेक्शंस लाए गए एनबीएफसीज में लेयर्स लाए गए। 2 नया सेक्शन लाया गया 45 MA, जिसमें आरबीआई को पावर मिलता है कि वो किसी भी ऑडिटर को रिमूव कर सके, डिबार कर सके, ठीक है, उसके ड्यूटीज़ से 3 साल के लिए। और यदि आरबीआई को लगता है कि ये जो है डायरेक्शन को कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है तो इसे डिबार कर सकती है। फिर हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में बात किया था। तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है दोस्तों, ये कहाँ लागू होता है, ये इसमें कुछ अमेंडमेंट आया था 2020 में। ये प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यहाँ लागू होता है। और कहाँ नहीं अप्लाई होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल बिजनेस प्रोवाइडिंग, यानी PSCS के लिए लागू नहीं होगा। और वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लागू नहीं होगा जिनका प्रिंसिपल बिजनेस है लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। और ये जो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको अमेंड किया गया था 2017 में, ठीक है। और इसमें 2 नया सेक्शन लाया गया, 35A और 35AB, जिसमें आरबीआई को ऑथराइजेशन मिला था कि वो डायरेक्शन इशू कर सके किसी बैंकिंग कंपनीज को कि वो इंसॉल्वेंसी को इनिशिएट कर सके। तो ये सब पॉइंट हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताया था। इसके पॉइंट्स 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आरबीआई एज ए सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है और एनबीएफसीज को रेगुलेट करती है, अपॉइंटमेंट करना, पावर टू रेगुलेट बिजनेस को रेगुलेट करना, डायरेक्शन देना, ये सभी आरबीआई का पावर है। गवर्नमेंट भी बैंक को रेगुलेट कर सकती है। आरबीआई प्राइमरी रेगुलेटर है, लेकिन गवर्नर और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनके पास पावर है कि वो उसे रिमूव करें। और GOI जो है शेयर होल्डर है आरबीआई का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही शेयर होल्डर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो अपील है मैनेजरियल पोजीशन से रिमूव करने का, वो सेक्शन 10B और सेक्शन 36A में आता है BRA के, ठीक है। और दोस्तों जो अपील है कैंसिलेशन ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, रिफ्यूजल ऑफ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट, तो ये भी प्रिफर्ड किया जा सकता है एग्री बैंक के द्वारा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो बैंक फाइनल जो गवर्नमेंट का कहना होगा वही मान्य होगा। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक पे कंट्रोल होता है, ये मैंने आपको बताया है। जैसे मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट हो रहा है, तो आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है। और कोऑपरेटिव बैंक जो है आरबीआई के परव्यू में आता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक को परमिट किया गया है कि वो कैपिटल पब्लिक या प्राइवेट इशू से भी रेज कर सकते हैं। फिर मैंने बताया दोस्तों कि बैंक का रेगुलेशन दूसरे अथॉरिटी के द्वारा, तो बैंकिंग कंपनीज जो है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे रेगुलेट होती है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको MCQ भी करवाया था। तो दोस्तों यही था हमारा पहला यूनिट।
अब चलिए दोस्तों हम लोग अपने यूनिट नंबर 2 को रिवाइज करते हैं। यूनिट नंबर 2 हमारा टॉपिक है कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक। तो बैंकिंग फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैंक। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है जो समझना है। लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, तो सेक्शन 22 BRA के अंदर क्या कहता है कि किसी भी कोई बैंकिंग बिजनेस कमेंस करना है तो लाइसेंस चाहिए RBI से। उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजर्व बैंक, ये पॉइंट देखा था, यानी BR एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कि मिनिमम कैपिटल कितना है, कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है किसी बैंकिंग कंपनीज का, ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन बैंक, तो कोई फॉरेन बैंक जो RBI के लिए अप्लाई करती है लाइसेंसिंग के लिए, वो अपना होली ऑन सब्सिडरी या ब्रांचेज स्टैब्लिश कर सकती है भारत में, और वो RBI को सेटिस्फाई करेगी कि उनके पास एडिक्वेट प्रूडेंशियल सुपरविजन है। तो ये जो WS का सेटिंग होता है, ब्रांचेज का सेटिंग होता है इंडिया में, उसमें होम रेगुलेटर का अप्रूवल लिया जाता है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग की बात करें तो जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो रजिस्टर्ड होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में अंडर कंपनीज एक्ट, और ये लाइसेंस किए जाएंगे सेक्शन 22 के अंदर। प्लीज़ रिमेंबर सेक्शन 22, ठीक है। और हम लोग बात करें स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की, इसको लाइसेंस मिलता है सेक्शन 22 के अंदर, BRA एक्ट का सेक्शन 22 के अंदर, और BRA एक्ट के प्रोविजन से ये गवर्न होता है। मैंने आपको बताया कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में कि RBI को पावर है कि वो लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। RBI क्यों कैंसिल करेगी लाइसेंस को? यदि कोई कंपनी जो है कोई बैंकिंग बिजनेस सीज नहीं कर पा रही है तो लाइसेंस कैंसिल कर देगी, और जो भी कंडीशन है उसको नहीं फॉलो कर रही है तो लाइसेंस कैंसिल कर देगी। और कोई भी बैंकिंग कंपनी जो कि RBI के डिसीजन से एग्रीव्ड है वो इस सेक्शन के अंतर्गत 30 दिन के अंतर्गत ऐसा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। दोस्तों लेसन को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने BFM के मॉक टेस्ट प्लान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली यदि आपको चेक करना है कि आपका कितना कमांड है न्यूमेरिकल टॉपिक जैसे BFM में, तो आप हमारे मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। ये आपका डेट है जिस हिसाब से मॉक टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। सभी यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 19 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। डिटेल जानकारी आपको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर प्राप्त करके मिल जाएगी। और दोस्तों इसका नॉमिनल कॉस्ट रखा गया ₹249। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस मॉक टेस्ट काइंडली व्हाट्सएप में ऑन द नंबर सोन। सो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अप्रूवल यानी कि ओपनिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके लिए अप्रूवल कहाँ से लेना होता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, कोई भी बैंकिंग कंपनी जो कि भारत में इनकॉर्पोरेट है वो एक नया प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करेगी भारत से बाहर या चेंज करेगी, ठीक है। यदि सेम सिटी में चेंज करे, सेम टाउन में चेंज करे, सेम विलेज में चेंज करे, ठीक है, तो वहाँ पे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चेंज करेगी तो वहाँ पे RBI की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेड अप कैपिटल के बारे में बताया गया है, ठीक है। RRBs के केस में दोस्तों लाइसेंस RBI देता है, लेकिन परमिशन का जो एप्लीकेशन है वो NABARD के थ्रू रूट किया जाता है। पेड अप कैपिटल दोस्तों सेक्शन 11 जो हमारा BRA एक्ट है उसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट कहा गया है पेड अप कैपिटल का, प्लेसेस ऑफ बिजनेस का, ये सब बताया गया है। उसके बाद दोस्तों फॉरेन बैंक के लिए जो फॉरेन बैंक का क्या नियम है, फॉरेन बैंक के लिए दोस्तों उनको डिपॉजिट करना है और रिजर्व बैंक के साथ अमाउंट 15 लाख का पैसा रखना है। और यदि इनका बिजनेस प्लेस मुंबई में है या कलकत्ता में है तो इनको 20 लाख रुपया RBI के पास जमा करना है। और ये जो अमाउंट है वो कैश या इनकम अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी के रूप में रख सकते हैं, ठीक है, या पार्टली इन कैश या पार्टली इन सिक्योरिटी दोनों में रख सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी फॉरेन बैंक को एग्जम्पशन दे सकती है इस रिक्वायरमेंट से। उसके बाद दोस्तों मैंने इंडियन बैंक के बारे में बताया कि इंडियन बैंक के बारे में क्या पॉइंट ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए कोई बैंकिंग कंपनीज़ है, ठीक है, तो जहाँ पे ये प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 नहीं अप्लाई होता है, जिनका एग्रीगेट वैल्यू पेड अप कैपिटल का और रिजर्व का, तो यदि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस, ध्यान दीजिएगा, यदि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस एक से ज़्यादा स्टेट में है तो 5 लाख रुपया जो है रखना है, ठीक है। और यदि वो स्टेट सिटी ऑफ बम्बई या कलकत्ता है तो 10 लाख रुपया रखना है। ये इंडियन कंपनीज़ के लिए है। और यदि इनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो ऐसे स्टेट में है जो कि ना ही मुंबई में है ना ही कलकत्ता में है तो 1 लाख रुपया रखना है। तो किस बैंक को कितना पैसा RBI के पास जमा रखना है पेड अप कैपिटल के रूप में, उसके बारे में रिजर्व के रूप में ये बताया गया है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि इनका ऑपरेशन एक से ज़्यादा स्टेट में है जो कि ना ही मुंबई में है ना ही कलकत्ता में है तो 5 लाख रुपया है और प्लस 25,000 रुपया रखना है जितना वो स्टेट बढ़ेगा तो, ठीक है। चलिए, तो पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल के बारे में सेक्शन नंबर 2012 सेक्शन 1 के अंदर कहा गया है कि किसी भी बैंक का सब्सक्राइब कैपिटल जो है ऑथराइज कैपिटल के हाफ से कम नहीं होगा, और जो पेड अप कैपिटल है वो सब्सक्राइब कैपिटल के हाफ से कम नहीं होगा। शेयर होल्डिंग के बारे में, वोटिंग राइट के बारे में बताया गया दोस्तों। कोई भी पर्सन जो कि शेयर होल्ड कर रहा है किसी कंपनी में, वो किसी भी उसका मैक्सिमम वोटिंग राइट जो है 10% का होगा, यानी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो वोटिंग राइट्स का 10% से क्या होगा, ज़्यादा होगा, चलिए कम होगा, सॉरी। उसके बाद दोस्तों ऐसा सीलिंग को बढ़ाया जा सकता है 10% से 20%, लेकिन फेज मैनर में। ये सब पॉइंट हमने बताया। रिपोर्ट्स ऑन शेयर होल्डिंग, तो एक रिपोर्ट होता है दोस्तों
कि शेयर होल्डिंग का पार्टिकुलर्स क्या है, चेयरमैन का, एमडी का, सीईओ का, ठीक है, वो आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है। कमीशन कितना है, ब्रोकरेज कितना है, डिस्काउंट क्या है। तो इसके लिए याद रखिएगा कि जो इस अकाउंट में जो हमारा सेक्शन 13 बीआरए का कहता है कि सीलिंग कितना होना चाहिए कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट पे, तो इसमें क्या है कि 2.5%, ठीक है, ऑफ द प्राइस एट विच सच द शेयर वाज इशूड, यानी जिस प्राइस पे शेयर इशू किया गया था उसका 2.5% ही जो है पेमेंट होगा इस अकाउंट में। चलिए, उसके बाद दोस्तों हमने पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में बताया था कि बैंक के पास CRAR कम से कम 9% का होना चाहिए लास्ट जो कंप्लीटेड ईयर का, और नेट एनपीए जो है 7% से कम होना चाहिए। बैंक जो है सेक्शन 15 के प्रोविजन से कंप्लाई करेगी। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग क्या नियम है। सब्सिडीज़ को परमिशन दिया गया है कि कुछ ही पर्पज़ में वो ऑपरेट कर सकते हैं, वो कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं बैंकिंग कंपनीज का, जो कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर है, और वो कोई भी बैंकिंग बिजनेस कैरी कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया। इसके लिए आरबीआई की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद शेयर होल्डिंग का कितना हो सकता है किसी बैंकिंग कंपनीज का दूसरे कंपनी में, तो दोस्तों चाहे वो प्लेस के फॉर्म में हो, मॉर्गेज के फॉर्म में हो या एब्सोल्यूट ऑनर के फॉर्म में हो, इट शुड नॉट एक्सीड 30%। 30% उस कंपनी के पेड अप कैपिटल का 30% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया था, सेक्शन 10A के अंदर लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कम से कम 50% जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं वो उनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम 2 डायरेक्टर के पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर का, रूरल इनकम का, और 50% के पास तो फाइनेंस, अकाउंटेंसी, रूरल इकोनॉमी, बैंकिंग, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो हमारे बैंकिंग कंपनीज के डायरेक्शन है उनका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी एम्प्लॉय का, या कोई एम्प्लॉय हो या मैनेजर हो या मैनेजिंग एजेंट हो किसी कंपनी या फर्म में। उसके बाद दोस्तों जो ये बेनिफिट, जो कोई भी इंडिविजुअल हो या उसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड, उनका होल्डिंग या बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है, ठीक, किसी कंपनी में 5 लाख या 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सभी पॉइंट है। उसके बाद ऑफिस का पीरियड, जो बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो 8 साल से ज़्यादा ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे, और ये प्रोविजन चेयरमैन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, होल्ड टाइम डायरेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड की बात करें तो जब भी बैंकिंग कंपनीज के जो बोर्ड होते हैं उसको कंस्टिट्यूट नहीं किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10A ऑफ द BR एक्ट, तो बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, बोर्ड को दोबारा बनाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि मान लीजिए 2 महीने के समय में बैंक जो है आरबीआई के ऑर्डर को फुलफिल नहीं करता है तो बैंक किसी डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकता है। यदि हम चेयरमैन की बात करें तो होल टाइम चेयरमैन या पार्ट टाइम चेयरमैन, तो सेक्शन 10 भी हमारा BRA एक्ट का सेक्शन 10 भी है, उसमें कहा गया है कि सभी बैंकिंग कंपनीज को एक होल टाइम, एक पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट करना है उनके डायरेक्टर में से। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो जो भी चेयरमैन होंगे होल टाइम बेसिस पे और जो भी MD होंगे बैंक का, उनके वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग कंपनीज के वर्किंग का या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। रिमूवल कैसे होगा, तो यदि आरबीआई को लगता है कि जो पर्सन इलेक्ट किया गया है वो फिट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे आदमी को रिमूव कर सकता है आरबीआई, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक नोटिस देना पड़ेगा, उसको सुनना भी पड़ेगा आपको कि उसका क्या पॉइंट है, ठीक है। और फिर बैंकिंग कंपनीज यदि किसी भी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करती है 2 महीने में, तो आरबीआई ऐसे पर्सन को ऑफिस से रिमूव कर सकता है। चलिए, ये सब क्वेश्चन हमने करवाया था। फिर मैंने आपको टेम्प्रोरी वैकेंसीज़ के बारे में बताया था, ठीक है। तो होल टाइम, यदि होल टाइम या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर मर जाए या वो रिज़ाइन कर दे या वो अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर पाए इलनेस के कारण, तो उस केस में टेम्प्रोरी अरेंजमेंट दिया सकता है। एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के बारे में बताया 36AB, BR एक्ट का 36AB सेक्शन याद रखिएगा। आरबीआई के पास पावर है कि वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताया था जो कि अभी मैं नहीं बताऊँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो लोग हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको मैं ऑलरेडी एक चीज़ बता चुका हूँ अपने वीडियो लेक्चर में। कंट्रोल ओवर मेंबर के बारे में बात करें तो जो हमारा इसमें पावर होता है मैनेजमेंट को रिमूव करने का या दूसरे पर्सनल को रिमूव करने का, तो आरबीआई को एम्पावर किया गया है सेक्शन 36A के अंदर कि किसी भी चेयरमैन, डायरेक्टर, CEO को रिमूव कर सके। आरबीआई के पास पावर है कि वो मैनेजमेंट को रिमूव कर सकता है या पर्सनल को रिमूव कर सकता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस में। पब्लिक इंटरेस्ट, प्रिवेंटिंग द फेयर, सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट, अपील, मान लीजिए कि किसी को हटा दिया तो अपील वो जाके कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इसको 30 दिन के अंदर अपील करना है। और यदि मान लीजिए आरबीआई ने रिमूवल ऑर्डर दिया तो जो भी पर्सन वो ऑफिस को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, और वो किसी प्रकार से बैंकिंग मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बन सकता है, और यदि उसको कॉन्ट्राविन करेगा तो फाइन लगेगा 250 रुपया पर दिन के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बताया डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कॉर्पोरेट का प्रमोशन, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर सभी चीज़ इंश्योर किया जाता है। OECD प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 1999 में पब्लिश हुआ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कहा जाता है कि जिस तरीके से बोर्ड जो है अपनी कंपनीज़ के रनिंग को ओवरसीज करता है उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों AS गांगुली कमेटी को स्टैब्लिश चेयरमैन, AS गांगुली चेयरमैन थे जिन्होंने कंसल्टेटिव ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया था,
ठीक है। तो रिजर्व बैंक ने बहुत सारा मेजर्स लिया ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर सकें। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का प्रिंसिपल आया। उसके बाद दोस्तों मैंने शेयर होल्डिंग के बारे में बताया। जब भी ऑनरशिप कॉर्पोरेट एंटिटी का होगा तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल का ऑनरशिप या कंट्रोल जो है 10% से ज़्यादा ना हो उस एंटिटी में। उसके बाद दोस्तों बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक फ्रेश स्टेक नहीं ले सकते किसी बैंक के इक्विटी शेयर में। यदि मान लीजिए वीक बैंक है उसे रिस्ट्रक्चरिंग करना है या मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर में कंसोलिडेशन करना है तो आरबीआई शेयर होल्डिंग का हायर लेवल अलाउ कर सकता है, ठीक है। तो ये सभी केस में आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने एमसीक्यू डिस्कशन किया था, 2 डिफरेंट टाइप के थे। अब चलिए दोस्तों हम लोग यूनिट 3 को क्विकली रिवाइज करते हैं। यूनिट 3 बेस्ड है हमारे रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस का। तो रेगुलेशन देखिए, इसमें सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन आता है, सेक्शन 21 सेक्शन 35 है, ठीक है। सेक्शन 21 पावर देता है आरबीआई को कि वो एडवांस को रेगुलेट करेगा बैंकिंग कंपनीज के द्वारा, और 35 पावर देता है बैंकों को कि वो बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक दो नया सेक्शन आया, 35A और 35AB। यहाँ पे आपको जो भी डायरेक्शन होगा वो बैंकों के लिए बाइंडिंग होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, सेक्शन में क्या होता है कि आपको मैं समझाता हूँ दोनों सेक्शन में कि यहाँ पे दोस्तों रिजर्व बैंक जो के पास पावर है कि वो डायरेक्शन को इशू करेगा, और ये डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके बाद जो डायरेक्शन का इफेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है वो एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट का है। यदि मान लीजिए सेक्शन 26 के अंदर ये कहा गया कि बैंकों को एक रिटर्न फाइल करना है हर एक साल उनके अनक्लेम्ड डिपॉजिट का, और रिटर्न जो है 30 दिन के अंदर फाइल करना है हर एक कैलेंडर ईयर के ख़त्म होने पे, ठीक है। और उसका फॉर्म जो है आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है, और जो भी अमाउंट होगा उसे डीप अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और इसमें दोस्तों जो भी अकाउंट अनऑपरेटिव है इनऑपरेटिव है 10 साल तक उसका पैसा डीप अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने आपको रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करती है, सेक्शन 21 ऑफ द बीआरए एक्ट। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन एंड एडवांस आता है, डिपॉजिट्स आता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की बात करें तो आरबीआई हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट परमिट करती है कुछ कैटेगरीज ऑफ डिपॉजिटर के लिए, जैसे फॉर्मर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए, इनके लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ करती है। दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के पार्ट में जो हमारे स्मॉल कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और जो हमारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उन्हें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है टर्म डिपॉजिट के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में बताता है कि कितना क्रेडिट जो है एक्सटेंड किया जाए और किस रेट से क्रेडिट के एक्सटेंड किया जाए जब बैंक फाइनेंस करती है एसेंशियल कमोडिटीज़ के अगेंस्ट, जैसे मान लीजिए फूड ग्रेन पल्स एडिबल ऑयल के अगेंस्ट, तो कितना क्रेडिट एक्सटेंड किया जाए। ये होता है हमारा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यूसुरियस लोन एक्ट 1918 का आपको बताता है कि एक्सॉर्बिटेंट रेट पे लैंडिंग ना किया जाए। उसके बाद सेक्शन 21A को इंसर्ट किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंकिंग कंपनी चार्ज कर रही है वो कोर्ट के स्क्रूटनी से बाहर ना जाए। सेक्शन 21A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोवाइड करता है कि जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं और जो डेटर हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो किसी कोर्ट के द्वारा रीओपन ना किया जाएगा इस बेसिस पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेसिव है। ये सेक्शन 21A बताता है, यानी प्रोटेक्शन टू इंटरेस्ट रेट सेक्शन नंबर 21 है, प्लीज़ रिमेंबर। उसके बाद दोस्तों एक रिजर्व फंड का क्रिएशन के बारे में सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंदर कहा गया है, ठीक है, कि हर एक बैंकिंग को अपना एक रिजर्व फंड क्रिएट करना है, और जो भी उनको प्रॉफिट और लॉस आया है उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है एज पर सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो कि भारत में ऑपरेट हो रहे हैं उनके पास ट्रांसफ़र जो है उनको अपने नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का 10-25% से कम ट्रांसफ़र नहीं करना है रिजर्व फंड में। रिजर्व फंड जो मेंटेन करेगी उसमें 25% का ट्रांसफ़र किसी भी बैंक का जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें से 25% ट्रांसफ़र होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्वार्टरली पोजीशन के बारे में बताया गया है कि हमारा BR एक्ट 1949 का सेक्शन नंबर 25 ये कहता है किसी बैंकिंग कंपनी का जो एसेट है किसी लास्ट फ्राइडे के क्लोज बिजनेस में, ठीक है, यदि फ्राइडे पब्लिक हॉलीडेज़ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत, तो उससे प्रीसीडिंग वर्किंग डे में वो 75% उनके डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से कम नहीं होना चाहिए। और एक महीने में दोस्तों क्वार्टर जब खत्म हुआ उसके एक महीने के अंदर वो सभी बैंकिंग कंपनीज़ को एक रिटर्न आरबीआई को सबमिट करना है, ठीक है, और उसका फॉर्म और मैनर्स सब सेक्शन 1 में आरबीआई के द्वारा कहा गया है। यदि ऐसा नहीं होगा तो रिजर्व बैंक जो है सिविल कोर्ट का हेल्प ले सकती है, पेनल्टी लगा सकती है और एक सर्टिफिकेट ले सकती है किस अमाउंट के लिए। और आरबीआई को भी ये भी चीज़ ही फॉलो करना है, लेकिन उनका रूटिंग नाबार्ड के माध्यम से होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया ये सभी क्वेश्चंस थे मैंने करवाया है। उसके बाद बैलेंस यदि किसी शेड्यूल बैंक का जो मिनिमम है उससे कम पड़ता है तो बैंक को पेनल्टी देना पड़ेगा, ये भी पॉइंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद कैश रिजर्व और नॉन शेड्यूल बैंक, यदि कोई बैंकिंग कंपनी है जो कि नॉन शेड्यूल बैंक है वो सेक्शन 18 के अंदर उन्हें भी कैश रिजर्व मेंटेन नहीं करना है आरबीआई के पास। नॉन शेड्यूल बैंक को सेक्शन कोई कैश रिजर्व मेंटेन नहीं करना है और उनका बैलेंस जो है कम से कम 3% और जो भी उनका DTL है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है उसके 3% से लास्ट फ्राइडे के दिन जो है जो भी उनका देखिए सेकंड प्रीसीडिंग फॉर्टनाइट, ठीक है, उसका लास्ट फ्राइडे उस दिन जो भी उनका DTL है उसके 3% से कम उनका ये बैलेंस नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये भी फंड ये है नॉन शेड्यूल बैंक के लिए जो नियम है। उसके बाद दोस्तों कैश रिजर्व का मेंटेनेंस, देखिए ये आपको पता होगा कि सभी बैंकिंग कंपनीज़ को आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42 के अंतर्गत सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है आरबीआई के पास। चलिए, और नॉन शेड्यूल बैंक के लिए ये हमारा बीआरए एक्ट का सेक्शन नंबर 18 कहता है जो उन्हें सीआरआर मेंटेन करना है, चाहे वो शेड्यूल बैंक हो या नॉन शेड्यूल बैंक हो, सभी को कैश रिजर्व मेंटेन करना है आरबीआई के पास। और आरबीआई ये जो एसएलआर है, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मेंटेनेंस जो होगा उसे आरबीआई को रिपोर्ट किया जाएगा कुछ रिटर्न के साथ। तो फॉर्म 8 होता है और दूसरा होता है फॉर्म 1, ठीक है। ये दो फॉर्म के बारे में मैंने बताया था। फॉरेन बैंक के बारे में बताया दोस्तों, ये जो सेक्शन 17 का जो प्रोविज़न है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कि रिजर्व फंड क्रिएट किया जाएगा, वो फॉरेन बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन का नेचर, जो भी डायरेक्शन आरबीआई इशू करेगी सेक्शन 21 और सेक्शन 35A में, वो स्टैट्यूटरी डायरेक्शन होगा, बैंक पे बाइंडिंग होगा। Before beginning this lesson, let me talk to you about Target CIB 20 paid program. So this program is for those who want concise notes, concise MCQs, all types of MCQs, more than 100 MCQs from a single topic, MCQs from each and every line of the Macmillan book। तो MCQ की बहुत ही आवश्यकता होती है दोस्तों। यदि आपको MCQ चाहिए तो आप हमारे पेड प्लान के मेंबर हो सकते हैं। आई एम प्रोवाइडिंग MCQ फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ Macmillan। उससे बाहर MCQ आ ही नहीं सकता एग्जाम में, बिकॉज जो आपके बुक से MCQ पूछा जा सकता है, हर एक लाइन से MCQ फ्रेम किया जा रहा है। आपको यूनिट वाइज वीडियोज़, यूनिट वाइज PDF, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, सभी वीडियोज़ PDF सभी मिलेंगे, चाहे थ्योरी के हो या MCQs के हो। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा इस प्लान के अंतर्गत। डिटेल जानकारी आप मुझे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। एसएलआर की बात करें तो एसएलआर जो है सेक्शन 24 जो बीआरए एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली एनडीटीएल के का सर्टेन परसेंटेज बैंकिंग कंपनीज को एसएलआर के रूप में मेंटेन करना है। शेड्यूल बैंक को मेंटेन करना है सेक्शन 42 के अंदर, ठीक है। और इनका जो वैल्यू होगा वो उनके टोटल जो प्रीसीडिंग फॉर्टनाइट है, लास्ट फ्राइडे या उसका जो उस दिन जो उनका डीटीएल था उसका 40% से ज़्यादा, ठीक है, नहीं होगा, मतलब उससे कम नहीं होगा, 40% से कम नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाती है तो उन्हें पेनल्टी भी लगेगा, ठीक है। तो उनको कितना पेनल्टी लगेगा, तो यदि दोस्तों यदि ये उनको 3% प्लस बैंक रेट, ठीक है, इतना पेनल्टी लगेगा यदि ऐसा डिले हो रहा है, तो यदि शॉर्टफॉल हो रहा है तो। और सक्सीडिंग मतलब ये डिफ़ॉल्ट सक्सीडिंग फ्राइडे को हो रहा है, तो हर एक मैनेजर को, हर एक सेक्रेटरी को पनिशेबल किया जाएगा फाइन के साथ। उसके बाद दोस्तों लोन्स और एडवांस पे रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 20 के अंदर दिया गया है। कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने सिक्योरिटी पे लोन नहीं दे सकती। बैंकिंग कंपनीज को प्रोविज़न किया गया है कि वो कोई कमिटमेंट में एंटर नहीं कर सकती किसी लोन या एडवांस को ग्रांट करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेशन के बारे में, नॉमिनेशन यानी रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, यानी यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 45 JDA है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जहाँ पे एक डिपॉजिटर को एम्पावर किया गया है कि वो एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल इन सेफ कस्टडी सेक्शन 45 ZC टू सेक्शन 45 JD, सेक्शन 45 ZC और सेक्शन 45 JD में कहा गया है कोई भी पर्सन जो कि एक आर्टिकल को सेफ कस्टडी में रखता है, सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखता है बैंकिंग कंपनी के साथ, वो एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है नॉमिनी के रूप में। उसके बाद उसके रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में आपको बताए थे, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है ऑन पावर टू रेमिट डेप्ट। तो इसके लिए क्या क्या फॉर कोई भी डायरेक्टर हो बैंकिंग कंपनीज का, उसके लिए क्या है कि आपको आरबीआई का प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है, अंडर सेक्शन 20 है। और ये सब पॉइंट मैंने आपको बताया था। लोन एडवांस पे इंटरेस्ट रेट, तो जो आपका लोन है जो एडवांस है उस पर इंटरेस्ट रेट को सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर गाइड किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और बैंकों को फ्रीडम दी गई है कि वो अपने से रेट डिसाइड करें। और BPLR सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 2003 में, क्योंकि दोस्तों ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव को नहीं फुलफिल कर पाया था। उसके बाद रिटर्न्स, जो भी लास्ट फ्राइडे होगा हर एक महीने के लास्ट फ्राइडे को, ठीक है, वहाँ पे स्पेशल रिटर्न जो है क्लोज ऑफ बिजनेस को उसे सबमिट करना पड़ता है विदिन 7 डेज आरबीआई के पास। और अप्रोप्रिएशन फ्रॉम आरबीआई शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो सेक्शन 17 में कहा गया है कि कोई भी अमाउंट का अप्रोप्रिएशन रिजर्व फंड से या शेयर प्रीमियम अकाउंट से उसे आरबीआई को रिपोर्ट करना है विदिन 21 डेज ऑफ सच अप्रोप्रिएशन, यानी अप्रोप्रिएशन के 21 दिन में ये सभी रिपोर्ट करने हैं। उसके बाद बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में बताया दोस्तों। बैंकिंग ओम्बड्समैन में काम क्या है कि सर्कुलर को हमेशा ध्यान में रखे और तभी जाके अपना डिसीजन ले, ये पॉइंट है। कॉस्ट एंड एडवाइस के बारे में बताया गया। फिर एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, इसमें क्या है दोस्तों, आरबीआई जो है डिपॉजिट पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सेप्ट कर सकती है या बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में एक्सेप्ट कर सकती है बाय इशूइंग डायरेक्शंस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये मैंने आपको बताया है कि ये बैंकों को लिबरलाइज कर दिया गया इंटरेस्ट रेट स्कीम, बैंक खुद से डिसाइड कर। MCLR के बारे में बताया था, MCLR के अंदर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं MCLR के, ठीक है। MCLR के ये 4 कंपोनेंट के बारे में ध्यान रखिएगा।
उसके बाद दोस्तों बैंक जो है इंटरनल बेंचमार्क देती है मैच्योरिटीज़ का, ओवरनाइट MCLR, 1 मंथ MCLR, 3 मंथ MCLR, 6 मंथ MCLR, 1 ईयर MCLR, ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास RBI ने परमिशन दिया है कि कुछ पार्टिसिपेंट को कि वो कॉल नोटिस या टर्म मनी मार्केट में बोरोवर हो सकते हैं या लेंडर हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, RRBs, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में बताया कि कौन कौन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, RRBs, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ठीक है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट का मैंने आपको बताया मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख का होगा और 5 लाख का मल्टीपल में होगा। मिनिमम टेनर जो है 7 दिन से कम नहीं हो सकता है और 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। CDs को T+1 के बेसिस पे इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर के बारे में बताया कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें दोस्तों NBFCs आते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, वो लोग हमेशा कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। CP दोस्तों प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख होगा, उसके मल्टीपल में होगा। उसके बाद दोस्तों एलिजिबल इशूअर जो होते हैं CP के, वो उनका 1000 करोड़ से कम इशुएंस लेटर होता है। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए A3 का। ये सभी पॉइंट थे हमारे थर्ड टॉपिक्स। अब दोस्तों हम लोग अपने यूनिट 4 को क्विकली रिवाइज करते हैं, जो कि बेस्ट है रिटर्न, इंस्पेक्शन, वाइंडिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। हर एक बैंकिंग कंपनी को अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जो कि सेक्शन 29 के अंदर स्टिपुलेटेड है, ये प्रिपेयर करना है और कैलेंडर ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाएगा वो साइन होगा बैंक के मैनेजर से, प्रिंसिपल ऑफिसर से, कम से कम 3 डायरेक्टर से। और उसके बाद दोस्तों सेक्शन 29(4) कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कि वो फॉर्म में अमेंडमेंट भी आ सकता है। बैंकिंग कंपनी के केस में जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों, वो कब वो जो है एनुअल जनरल मीटिंग में प्लेस किया जाता है। उसके बाद जो पब्लिकेशन होते हैं उसका सेक्शन नंबर 29 के अंदर उसका रिकमेंडेशन है, ठीक है। 6 मंथ के अंदर उसे सर्कुलेट करना है, RBI को सबमिट करना है, यानी अपने 3 कॉपी बैलेंस शीट का 3 कॉपी, प्रॉफिट लॉस का 3 कॉपी विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड डेट, 3 महीना के अंदर सबमिट करना है दोस्तों। बैलेंस शीट और को डिस्प्ले करना है अपने लास्ट ऑडिटेड बैलेंस का अपने प्रिंसिपल ऑफिस में। ऑडिटर के बारे में पॉइंट्स हैं कि जो भी पर्सन एक लॉ के अंदर क्वालिफाइड है वो ऑडिटर हो सकता है। RBI का अप्रूवल जरूरी ऑडिटर के लिए, तो RBI को पावर दिया गया है कि वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, ठीक, किसी बैंकिंग कंपनीज का। और RBI का डायरेक्शन बाइंडिंग होगा किसी ऑडिटर के लिए। रिटर्न सबमिशन तो पहला है रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट। सेक्शन 24 के अंदर जो है कहा गया है कि हर एक बैंकिंग कंपनी को एक रिटर्न सबमिट करना है अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 3, और ये रिटर्न विद इन 20 डेज़ के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए जिस मंथ से ये रिलेट कर रहा है। उसके बाद रिटर्न के अंदर कुछ एसेट का पार्टिकुलर रहेगा, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ रहेंगे, ये सभी पॉइंट्स रहेंगे। मंथली रिटर्न होता है दोस्तों, हर एक बैंकिंग कंपनीज को एक मंथली एवरी मंथ सबमिट करना है एक रिटर्न को, जिसमें एसेट एंड लायबिलिटी को शो किया जाएगा कि प्रीवियस मंथ के लास्ट फ्राइडे को कितना बैलेंस था। अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट होता है उसे RBI को सबमिट करना है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड टू विच रिलेट विद रिटर्न ऑफ एसेट इन इंडिया, यानी बैंकिंग कंपनीज को रिजर्व बैंक को क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना है इनके एसेट के बारे में, यानी इनका एसेट कितना था, ठीक है, उसका क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना है। जो अनक्लेम डिपॉजिट है उसे सेक्शन नंबर 26 के अंदर उसे 30 डेज 30 दिन के अंदर अनक्लेम डिपॉजिट को फाइल करना है। उसके बाद मैंने DEF के बारे में आपको बताया था। फिर दोस्तों रिकॉर्ड का प्रिजर्वेशन सेक्शन 45I के अंदर कहा गया है, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनीज को अपने IBA ने, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने में क्लैरिफाई किया है कि जो रिकॉर्ड रखा जाएगा 5 से 8 साल के लिए रखा जाएगा। जो PMLA एक्ट का कहता है कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन से पहले 10 लाख से ऊपर है उसका रिकॉर्ड आप रखेंगे 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सीरीज ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन का वैल्यू 10 लाख से कम है और मंथ में उसका वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो उसका भी रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी PMLA एक्ट के अंदर है। ऐसा रिकॉर्ड को 10 साल तक प्रिजर्व किया जाएगा। फिर पेड इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है वो भी कहता है दोस्तों प्रिजर्व किया जाएगा। स्पेशल ऑडिट होता है दोस्तों, सेक्शन 30 के अंदर स्पेशल ऑडिट करवाया जाता है किसी बैंकिंग कंपनीज़ का। और इंस्पेक्शन होता है, RBI एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करती है किसी बैंकिंग कंपनीज़ का। इसके अंदर दोस्तों SPRAC यानी सुपरवाइजरी प्रोग्राम ऑन असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड कैपिटल, ठीक है, इसके थ्रू होता है। इंस्पेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ में भी इंस्पेक्शन कभी कभी करवाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज है कि वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कि मुझे पार्टिकुलर बैंकिंग कंपनी को इंस्पेक्शन करवाना है। फिर BFS होता है, तो BR एक्ट 1949 के अंदर RBI को एक पावर दिया गया कि वो इंस्पेक्ट कर सकती है या किसी भी कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज कर सकती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन यानी DBS को काम दिया गया कि वो इंस्पेक्शन करे और ऐसा सर्विलेंस करे। तो दोस्तों BFS का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके बाद DFS को बाइफर्ट किया गया DBS और DNBS में। DNBS होता है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के बारे में। इसके अंदर गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे, 4 डायरेक्टर होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक के। हम लोग बात करें दोस्तों BFS की, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन की।
अब दोस्तों इसका मीटिंग जो होता है वो नॉर्मली एक महीना में मीट करते हैं ये लोग दक्ष। आरबीआई ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे दक्ष कहा जाता है। ये वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है। फिर अंडरटेकिंग का एक्विजिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि बैंकिंग कंपनीज यदि कंप्लाई नहीं कर रही है तो एक्वायर कर सकती है एक्विजिशन में, ठीक है। उसके बाद जब एक्वायर करती है अंडरटेकिंग को, जितने भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है सेक्शन 36 AF में कि वो स्कीम बना सकती है किसी एक्वायर्ड बैंक का। उसके बाद दोस्तों कॉम्पेंसेशन, शेयर होल्डर को कॉम्पेंसेशन मिलता है जो भी कंपनी शेयर के रूप में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों एमलगेमेशन क्या है, वॉलंटरी एमलगेमेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्कीम एमलगेमेशन सरकार करवा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 396 में क्या मोरेटोरियम एमलगेमेशन, रिजर्व बैंक ऑथराइज है सेक्शन 45 के अंदर कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है मोरेटोरियम का ऑर्डर। जो पीरियड होगा वो मोरेटोरियम का 6 महीना से ज़्यादा का नहीं होगा। उसके बाद स्कीम ऑफ एमलगेमेशन, रिजर्व बैंक जो है एक स्कीम प्रिपेयर कर सकता है कि हम या तो हम रिकन्स्ट्रक्ट करें बैंकिंग कंपनीज़ को या एमलगेमेट करें पब्लिक इंटरेस्ट में। दोस्तों सैंक्शन ऑफ स्कीम बाय गवर्नमेंट, तो इफेक्ट ऑफ सैंक्शन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को सैंक्शन करेगी तो बैंकिंग कंपनी बाइंडिंग हो जाता है ट्रांसफरी बैंक पे और मेंबर्स पे। वाइंडिंग ऑफ अ बैंक, यानी वाइंडिंग ऑफ एक प्रोसेस होता है जिसमें बैंक को डिसॉल्व किया जाता है जब वो अपना बिजनेस नहीं कर पाती है, बैंक को सस्पेंड किया जाता है, वाइंडिंग अप किया जाता है। तो जो अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रही है उसे वाइंडिंग अप किया जाएगा। और मोरेटोरियम जो उसे दिया जाता है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। उसके बाद हाई कोर्ट जो है मोरेटोरियम का पीरियड नहीं बढ़ा सकती है। उसके बाद वाइंडिंग अप हाई कोर्ट भी वाइंडिंग अप करा सकती है, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी यदि डेट नहीं दे पा रही है तो हाई कोर्ट का रोल होगा। आरबीआई जो एप्लीकेशन किया है हाई कोर्ट की वाइंडिंग अप किया जाए। ऑफिशियल रेगुलेटर, तो यहाँ दोस्तों रिजर्व बैंक कोर्ट के लिए अप्लाई करती है सेक्शन 39 के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद पेनल्टीज़ फॉर ऑफेंस, तो कोई भी बैंकिंग कंपनीज़ को आरबीआई का जो रिक्वायरमेंट है पेनल्टीज़ का उसे अवॉइड करना पड़ेगा। तो चैप्टर 4 आरबीआई का ये कहता है कि पेनल्टी से डील करता है। यदि कोई एक्ट वायलेट होगा तो कितना पेनल्टीज लगेगा। तो मान लीजिए कि कोई बुक्स अकाउंट पब्लिश नहीं फेल मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाया अकाउंट को या बुक को, ठीक है, तो उस केस में फ़ाइन मिल सकता है 1 लाख का, और यदि लगातार होगा तो प्रत्येक दिन का 5,000 रुपये लग सकता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है हमारे यूनिट 4 का। अब दोस्तों हम लोग यूनिट 5 को रिवाइज करते हैं। पीएसबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी, डिफेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक है। एसबीआई 1955 में बना। बहुत सारा शेयर एसबीआई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। एसबीआई का मैनेजमेंट जो है, एसबीआई का सेंट्रल ऑफिस लोकेटेड है मुंबई में। उसके बाद बैंक इसके बोर्ड के अंदर चेयरमैन होते हैं, इसके अंदर 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और बिजनेस एसबीआई का दोस्तों कहीं भी हो सकता है। उसके बाद अकाउंट और ऑडिट, इनका अपना बुक और ऑडिट भी 31 मार्च को क्लोज करना होता है। कोई भी डायरेक्टर, लोकल बोर्ड के मेंबर, लोकल कंपनी, लोकल कमेटी या स्टेट बैंक का ऑफिसर वो ऑडिटर का के लिए एलिजिबल है। और स्टेट बैंक को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसमिट करना है, आरबीआई को ट्रांसमिट करना है अपने क्लोजिंग के 2 महीने के अंदर कितना शेयर होल्डर्स हैं एक पार्टिकुलर डेट में। सब्सिडी बैंक थे, इनके सब्सिडी बैंक को मर्ज कर दिया गया। आरआरबी को सेटअप किया गया 1976 में। इनको आरआरबी एक्ट 1976 के अंदर सेटअप किया गया। सेक्शन 3 एक्ट का ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पॉन्सर बैंक रखना पड़ेगा। स्पॉन्सर बैंक वो होता है, इनका 35% इशूड कैपिटल, आरआरबी का भी मतलब आरआरबी के इशूड कैपिटल का 35% स्पॉन्सर बैंक के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% होल्ड करती है, स्टेट गवर्नमेंट 15% होल्ड करती है। उसके बाद दोस्तों अफेयर ऑफ आरआरबी, तो यहाँ पे आरबीआई को पावर है। उसके बाद दोस्तों नाबार्ड से ये कंसल्ट होता है दोस्तों। और इसका बिजनेस क्या है, ये बिजनेस लोन एडवांस दे सकता है एसएमएफ को, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को, एग्रीकल्चरल लेबर को, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। उसके बाद दोस्तों एमलगेमेशन 2 या 3 आरआरबी को एमलगेमेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। प्रेजेंटली 43 आरआरबीज है। अदर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें दोस्तों तो इसमें हमारे बहुत सारे बैंक आते हैं। नेशनलाइज बैंक आते हैं, ठीक है। प्रत्येक नेशनलाइज बैंक के पास एक बोर्ड होगा जिनके पास सुपरिटेंडेंट होगा। उसके बाद दोस्तों ये बोर्ड होते हैं, इनके पास पावर होता है कि वो सेक्शन 19 के अंदर रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हैं। इनका स्कीम एक तो 2 एक्ट है, एक नेशनलाइजेशन स्कीम 1970 और नेशनलाइजेशन बैंक स्कीम 1980 इसके अंदर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक चेयरमैन होते हैं, एक सीएमडी होते हैं, कम से कम 4 से कम फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं, और एक डायरेक्टर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते हैं। एक डायरेक्टर होते हैं इनके पास एक्सपर्टाइज होता है, एक्सपीरियंस होता है किससे रिलेटेड कैसे सुपरवाइज किया जाए कमर्शियल बैंक को। एक डायरेक्टर वर्कमैन एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायरेक्टर ऑफिसर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस से कम नहीं होना चाहिए। ये सभी इसके कंपोजिशंस हैं। और इनका जो मैक्सिमम टेनर होता है किसी का वो 6 साल का होता है। कैंडिडेट्स कैन नॉट बी बोर्ड मेंबर ऑफ राइवल बैंक। उसके बाद मीटिंग ऑफ बोर्ड हर एक 6 महीना पे कम से कम 1 साल में 6 बार मीट करते हैं। कम से कम एक क्वार्टर में तो 1 बार मीट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है। तो सेक्शन 51 ये कहता है कि कौन कौन सेक्शन है जो कि यहाँ पे एसबीआई नेशनलाइज बैंक के लिए अप्लाई होगा बैंक के आरबीआई का। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1993 से। तो ये शेयर को डिसइन्वेस्ट किया जाता है, नेशनलाइज बैंक को मर्ज किया जा सकता है,
ठीक है, मर्जर होता रहता है नेशनलाइज बैंक का। कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों यहाँ भी BR एक्ट लगता है। तो कोऑपरेटिव बैंक यहाँ तो रजिस्टर्ड होते हैं स्टेट लॉ में, और जो कि कोऑपरेटिव स्टेट लॉ जो कि कोऑपरेटिव को गवर्न करती है, यानी तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। यदि कोऑपरेटिव बैंक केवल एक स्टेट में ऑपरेट करेगी तो वहाँ पे स्टेट लॉ लगेगा, और यदि वो एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट करेगी तो वहाँ पे सेंट्रल एक्ट लगेगा। उसके बाद दोस्तों कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होता है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि जिसका दोस्तों बैंकिंग बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो और इनका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 1 लाख तक हो। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है किसी स्टेट में जिसका फाइनेंशियल जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो दूसरी सोसाइटी को फाइनेंस करना। दोस्तों बैंकिंग के बारे में मैंने बताया था। जो पेड अप कैपिटल होता है या पेड अप रिजर्व्स होते हैं जिससे आप कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट कर सकती है बिजनेस, वो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कैश रिजर्व की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक या शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उनको RBI के पास एक या इनके करंट अकाउंट में एक सम रखना है जो कि एटलीस्ट 3% ऑफ डिटेल, यानी इनका डिटेल जो भी है उसे 3% सम इनको रखना है, यानी कैश रिजर्व के फॉर्म में। इनको लोन एडवांस पर रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि वो अपने शेयर का लोन एडवांस नहीं दे, अपने शेयर के लिए लोन एडवांस नहीं दे सकते, अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकते। अनसिक्योर्ड लोन यदि किसी कंपनी को जिसमें कंपनी इंटरेस्टेड है वहाँ नहीं दे सकते, ठीक है। उनको एक रिटर्न देना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, ठीक है, RBI को, ठीक है। लाइसेंसिंग दोस्तों सेक्शन 22 के अंदर गाइडेड है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में बताया गया है कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंकिंग बिजनेस करना है और विदिन कमेंसमेंट के 3 महीने के अंदर लाइसेंस ले लेना है RBI से, ठीक है। और RBI के प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी जब भी वो नया प्लेस ऑफ बिजनेस को ओपन करेगा। यदि टेम्प्रोरी ब्रांच को ओपन कर रहा है जिसका 1 महीना के लिए कम समय के लिए, तो वहाँ पे RBI की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक को मेंटेन करना है सेक्शन 25, मतलब अपना ये क्या मेंटेन करना है दोस्तों, जो हमारा लिक्विड एसेट है वो मेंटेन करना है। किसे? कोऑपरेटिव बैंक को। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है तो ये जो बैलेंस मेंटेन किया जाएगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास मेंटेन किया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक को एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास, और इनको अपना एक कॉपी फर्निश करना पड़ता है। ऑडिट अकाउंट एंड ऑडिट की बात करें तो प्रत्येक कोऑपरेटिव बैंक को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, और ऐसा 3 कॉपीज ऐसे बैलेंस शीट का स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वो सबमिट करना है RBI को विदिन 6 मंथ। इंस्पेक्शन तो RBI इंस्पेक्शन के लिए कभी बुला सकती है। DICGC के अंदर SC होता है। DICGC होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, ठीक है। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा यदि उसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट किया जाए, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। एलिजिबल कोऑपरेटिव बैंक कौन कौन से हैं? तो यदि कोई कोऑपरेटिव बैंक को एलिजिबल कहा जाएगा तो उसका कुछ प्रोविज़न है, वाइंडिंग अप ऑर्डर या दोस्तों कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये सभी हो। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बात करें तो 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके अंदर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है। डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होता है? कोई मैच्योर फाइनेंस सिस्टम वो होता है, जैसे इसके अंदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, PSCS, रीजनल RRBs, लोकल एरिया बैंक को डिफरेंशिएटेड बैंक कहा जाता है। नचिकेत मोर कमेटी के बेसिस पे इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। एक हॉरिजॉन्टली डिफरेंशिएटेड बैंक सिस्टम होता है, एक वर्टिकली डिफरेंशिएटेड बैंक सिस्टम होता है। SDBS और VDBS बोलते हैं। SDBS में दोस्तों बैंक का बेसिक डिज़ाइन वैसा ही रहता है, और VDBS में दोस्तों बैंक स्पेशलाइज करती है एक से ज़्यादा पेमेंट्स में। उसके बाद दोस्तों पेमेंट बैंक के एलिजिबल प्रमोटर के बारे में बताया तो PPI के प्रमोटर्स हो सकते हैं, NBFCs हो सकते हैं, BCs हो सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हो सकती है। कोई भी प्रमोटर जिसके बाद जॉइंट वेंचर हो किसी एग्जिस्टिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ, वो भी पेमेंट हो सकती है। उनका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। पेमेंट बैंक का दोस्तों पेमेंट जो है वो मैक्सिमम बैलेंस 1 लाख का हो सकता है पर इंडिविजुअल कस्टमर। डेबिट कार्ड इशू कर सकती है, क्रेडिट का ATM कार्ड इशू कर सकती है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती है। जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे दूसरे बैंक का, ठीक है, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। इनका जो भी डिमांड डिपॉजिट बैलेंस है उनको उसको टोटल 75% क्या करना है, इसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। SLR इनको कम से कम 25% जो टाइम जो DTL है उसको 25% मेंटेन रखना है। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल है वो 100 करोड़ का होगा। हम लोग बात करें पेमेंट बैंक की। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात करें तो इनके प्रमोटर्स जो होते हैं वैसे इंडिविजुअल होते हैं जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग फाइनेंस में, NBFCs में, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग NBFCs MFIs है वो कन्वर्ट हो सकती है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ के बाद 100 करोड़ है, और ये बैंकिंग बिजनेस लेती है। ये क्या क्या कर सकती है दोस्तों, तो इनका भी ये अपना लोन जो है मैक्सिमम 75% जो है PSL में डालेगी, इन्हें प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग करेगी, और ये पॉइंट ध्यान रखना है। लोकल एरिया बैंक की बात करें तो इनका मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल 5 करोड़ होता है। ये क्या करती है कि हमारा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को रूरल और सेमी अर्बन एरिया में बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। और NRI का जो कंट्रीब्यूशन है ऐसे लोकल एरिया बैंक इक्विटी में, ठीक है, वो 40% इनकी कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। LAB का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, वो मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। LAB के ऊपर सुपरविजन जो है RBI के डिपार्टमेंट का होता है।
तो इसका मेन एम है एलईबी का, लोकल एरिया बैंक का मेन एम ये है दोस्तों कि लोन देना एग्रीकल्चर के लिए, रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट है हमारे यूनिट नंबर 5 में। अब दोस्तों यूनिट 6 है हमारा एनबीएफसीज के रिगार्डिंग। एनबीएफसीज में दोस्तों ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया था कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। इसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं आता जिनका प्राइमरी बेस्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का हो, इंडस्ट्री एक्टिविटी हो या परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड्स हो। रेगुलेटर्स ऑफ एनबीएफसीज तो 3 फोकस है रेगुलेशन का। पहला डिपोजिटर प्रोटेक्शन, दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तीसरा रूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एनबीएफसी का रोल कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ में, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनबीएफसी की इंक्लूसिव ग्रोथ में। जैसे देखिए गोल्ड मोनेटाइजेशन करती है, उसके सेकंड हैंड व्हीकल फाइनेंसिंग करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग करती है। तो इस मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन, फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड स्पेशलाइज क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अट्रैक्टिंग फॉरेन ग्रांट, इस प्रकार से एनबीएफसी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एनबीएफसी जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इनका नेट ऑन फंड कम से कम 25 लाख रुपए का होना चाहिए। कुछ एनबीएफसी को एग्जम्पशन दिया गया रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट से, जैसे वेंचर कैपिटल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, निधि कंपनी, आरडीए। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेबल एनबीएफसी में एक हमारे एनबीएफसी एनडीएसआई होते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग बैंकिंग कंपनी। एनबीएफसी डी होते हैं, एनबीएफसी फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी होता है, नेक्स्ट टाइप होता है हमारा एनबीएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेबिट फंड और डेब्ट फंड होता है। एनबीएफसी माइक्रो फंड होता है। तो एनबीएफसी माइक्रो फंड का जो मिनिमम नेट ऑन फंड है वो 5 करोड़ का होगा और इनका 75% टोटल एसेट जो है वो माइक्रो फाइनेंस लोन में होना चाहिए। एनबीएफसी एफआईसी होता है, यानी एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, जिनका एसेट साइज 500 करोड़ का होगा और इनका 75% जो है एसेट डिप्लॉय होगा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में। इनका क्रेडिट रेटिंग एक के बराबर होगा। इनका सीआरआर 15% के बराबर होगा। उसके कैपिटल रिक्वायरमेंट जितने भी एनबीएफसी हैं उनको कैपिटल रेशियो टियर 1 और टियर 2 मिला के 15% से कम नहीं होनी चाहिए इनके एडजस्टेड रिस्क वेटेड एसेट का। उसका टियर 1 कैपिटल जो है 10% से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी एनबीएफसी एंगेज है लैंडिंग में गूगल जीओडी के अगेंस्ट, उनको टियर 1 कैपिटल 12% का रखना है। एनबीएफसी को चार लेयर में डिवाइड किया गया है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप बेस लेयर। बेस लेयर के अंदर दोस्तों एनबीएफसी आते हैं जिनका एसेट साइज 100,000 करोड़ से कम है। एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, एनबीएफसी एनओएफएससी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट हमारा मिडिल लेयर के अंदर दोस्तों हर एक वो डिपॉजिट्स आते हैं, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, 1000 करोड़ से ऊपर है, सॉरी। उसके बाद दोस्तों एनबीएफसी जो कि ऐसे एसपीडीज़ हैं, आईडीएफसीज़ हैं, सीआईसीज़ हैं, एचएफसीज़ हैं, ये सभी आते हैं। अपर लेयर में दोस्तों वैसे एनबीएफसीज़ आते हैं जिनको आरबीआई के आइडेंटिफाई किया गया है। एसेट साइज जो है हमेशा जो टॉप एलिजिबल लेयर में रहते हैं, उसके बाद टॉप लेयर में वैसे आते हैं, टॉप लेयर हमेशा खाली रहता है, लेकिन आरबीआई का जहाँ ज़्यादा सुपरविजन होता है वो टॉप लेयर में आता है। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे चार्ट में बताया कि किस कैटेगरी के एसेट के लिए कितना प्रोविजन का रेट है, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी क्लासिफिकेशन दोस्तों, यदि ओवरड्यू पीरियड 90 दिन से ज़्यादा है, ठीक है, तो जो हमारा जो एनपीए क्लासिफिकेशन का जो नॉर्म्स है, ठीक है, वही चेंज हो जाता है। बस चेंज यह होता है कि ओवरड्यू पीरियड 90 दिन से ज़्यादा हो, यानी एनपीए नॉर्म्स यदि 150 डे ओवरड्यू हो तो टाइमलाइन दिया गया है 31 मार्च 2024 का।